नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसानों ने धान की रोपाई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में फसल की बढ़वार सही तरीके से होती रहे और फसल में किसी प्रकार की कीट व्याधियां न लगे, इसके लिए फसल की देखरेख सही तरीके से करने की जरूरत है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। किसान भाई नमस्कार, आप सभी उनके किसान बंधु। आज हम लोग जो है धान के ऊपर उसका प्रबंधन, उसका सिंचाई, उसका उर्वरक और कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी समय आ गया है, धान का जो हमने रोपाई कर दिया था, उसको रोपाई करने के बाद तो निकाई पहले हाथ से किया जाता था और कोनो वीडर से भी किया जाता है। कोनो वीडर से जब निकाई करते हैं तो उसमें खरपतवार मिट्टी में दब जाता है और उसमें खरपतवार कट करके खाद बन जाता है, और जो उसका जड़ है हॉरिजॉन्टल रहता था, उसको जड़ तोड़ देते हैं तो वर्टिकल हो जाता है। तो वहाँ पर बाली की साइज़ बढ़ जाती है, दाने में उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोनो वीडर नहीं है, अगर आदमी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है बिस्पारी बैक्स सोडियम, जो नवीनो गोल्ड के नाम से भी आता है, ये 10% का रहता है। लगभग 1 हेक्टेयर में 200 से लेकर के 250 ml प्रति हेक्टेयर, अर्थात 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से इसको दिया जाता है। घास को नष्ट करता है। अब जो है जब रोपा हो गया है, निकाई करने के बाद 3 सप्ताह के बाद आप जो इसमें 65 किलोग्राम यूरिया जो है प्रति हेक्टेयर आप फिर से देंगे जो है, और उसके बाद 7 से 8 सप्ताह के बाद पुनः जो है 65 किलोग्राम दे देंगे। ये था आपका जो है, जो ज़मीन आपका दोन ज़मीन था, लंबे दिन का फसल था, ज़्यादा पैदा देने वाली थी। मध्यम दिन वाली जो फसल है, अब उसमें भी जो है आप निकाई कुटाई कर चुके होंगे, तो 45 किलोग्राम यूरिया देंगे और फिर करीब 6 से 7 सप्ताह बाद पुनः 45 किलोग्राम देंगे। किसान भाइयों, खैरा रोग से बचाव हेतु 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया 2.5 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव 10 दिन बाद करें तथा दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करना चाहिए। तथा सफेद रोग से बचाव हेतु 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, आपके खेत में कीट लगने की संभावना रहती है, तो इस समय कीट जो निकाई गुड़ाई करने के बाद अगर आपके खेत में तना छेदक लगा है, ये जैसे कि उसका ऊपरी हिस्सा जो है वाइट कलर का हो जाता है जब बालू लग जाता है, नहीं तो शुरू में देखते हैं कि साइड का पत्ता हरा रहता है, बीच का लाल हो जाता है। अगर बाली आ जाता है तो उसमें जो है ऊपर हिस्सा सफ़ेद हो जाता है, तो वाइट ईयर करके उसको बोलते हैं। इंडोक्सा कार्ब इसमें उपयोग करते हैं, इंडोक्सा कार्ब, और यह 500 ml प्रति हेक्टेयर के दर से जो है। और यह जो है अगर न उपलब्ध होता है, फ्लुवेंडा डिमाइड का उपयोग कर सकते हैं 100 ml प्रति हेक्टेयर, और यह तना छेदक के लिए 2 दवाइयाँ अच्छी हैं। और पत्ती खाने वाले भी कीट आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप पहले से जो जानते हैं, ये क्लोरोपाइरिफास या क्यूनाल्फास 1.5 ml पर लीटर या 2 ml पर लीटर के हिसाब से 1 हेक्टेयर में लगभग 1.5 लीटर लगता है। और चाहे तो आप एक अंडा वाला कार्ड आता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा को भी जो है आप छोटा छोटा कार्ड रहता है, उसको 1-1 सेंटीमीटर काट करके कैंची से और पत्ती पर स्टेपल कर दें, तो उसमें से कीड़ा निकलेगा और वह जा करके जो स्टेम बोरर कीड़ा लगता है उसको हैचिंग जिस समय करते हैं तो उसी आसपास वो निकलता है और उसको नष्ट कर देता है। इस तरह से ऑर्गेनिक मेथड से भी यूज कर सकते हैं आप, और अगर संभव हो तो वहाँ पर आप रस चूसने वाले जो कीड़े आ जाते हैं, इसके लिए ये येलो स्टिकर आता है, पीला कार्ड जिसमें जिलेटिन गम रहता है, वह कार्ड लगा देना चाहिए। लगभग 1 एकड़ में आपको लगभग 12 कार्ड लगा देंगे तो उसमें कीड़े जा कर के चिपक जाते हैं ऑर्गेनिक मेथड से। और वहाँ पर चाहे तो आप नीम का तेल, करंज का तेल, ये जो है प्रोसेस किया हुआ रहता है, इसको छिड़काव मारेंगे 1 लीटर में 5 ml, तो आपके खेत में जो है कीड़े जो है रस चूसने वाले रुक जाते हैं। पानी खेत में ज़्यादा रखने से क्या होता है, पौध की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और बाली छोटी हो जाती है, इसलिए पानी खेत में लगभग 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा केवल क्रैकिंग ना होने पाए, ये ध्यान रखें।
और ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो कोनो वीडर का यूज करें और मिट्टी को भुरभुरा करें और उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो और कोशिश रहे कि उसका ये हॉरिजॉन्टल जो उसका रूट है उसको कट जाए और वर्टिकल रूट जाएगा लगभग 1.5 फीट तक, तो पौध का जो है बाली की साइज बढ़ जाएगी, दाने की संख्या बढ़ जाएगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सीमांतर और लघु किसानों के लिए बकरी पालन काफी लाभदायक साबित हो रहा है, तो लाभ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, इसके लिए बकरियों की देखरेख आप किस तरह से करें, बरसात में बकरियों को कैसे रखरखाव किया जाए और इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बकरी जो है, सबसे ज़्यादा जो बकरी की मौत होती है ये बरसात और ठंड के टाइम होती है। बाकी समय पे बकरी को पालने में और पालन पोषण करने में इतना दिक्कत नहीं आती है जितना बरसात और ठंड में होती है। जो अभी जो बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बरसात में कुछ चीज़ हम बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय में भी आप बकरी पालन से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनका आवास प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। क्योंकि बकरी का आवास है बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी हमेशा पसंद करते एक सूखा जगह है और बकरी, इसीलिए आप देखेंगे पानी अगर बरसता है तो बकरी कभी पानी में रुकता नहीं है, वो शेल्टर ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं, पेड़ के नीचे, नहीं तो कोई बिल्डिंग के नीचे छुप जाती है, बरसात से बचना चाहती है। तो बकरी का एक नेचुरली, ये बकरी अगर भीग जाती है पानी में तो उसको तुरंत कमरे में बंद ना करे, उसको पहले एक अच्छे से पोंछ दे और बाहर छोड़ दे, सूख जाए ऐसे हवा चलने से, उसके बाद उसको अंदर डालिए। तो इसको रोकने के लिए पहले तो उसका आवास है ऊंचा होना चाहिए, जिसमें मॉइस्चर ट्रैप ना हो, गीला ना हो, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर नहीं है, उसको जिस शेड में आप रखते हैं उसको चारों तरफ खोल दीजिए और अच्छे से सूख जाए। अगर समय समय पे चूना डाल दीजिए, जिससे चूना एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। पानी का जो शेड के आसपास जो ढलान है, वैसे ढलान रखे जो पानी रोक ना पाए, तो उसको रोकने के लिए और चारों तरफ उसका ड्रेन वगैरह है वो उसको साफ सफाई रखे। साथ ही उसके चारों तरफ जो घास वगैरह उगते हैं, जो खरपतवार है, उसको भी अच्छे से साफ कर दे, क्योंकि जो बीमारी आती है ये परजीवी बीमारी आता है परजीवी से, वो परजीवी उसी घास में छुपते हैं और नहीं तो वो दीवार के अंदर छुप जाती है। तो दीवार को अच्छे से पुताई कर दे समय समय पे चूने से और दवाई से छिड़कते रहे, जिससे वो जो कीड़े मकोड़ा है वो उसने ना रोके। किसान भाइयों, अभी आपने बकरियों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बरसात के मौसम में बकरियों के आहार प्रबंधन के बारे में। बकरी क्या खाने में सबसे ज़्यादा पसंद तो करते हैं पत्तियाँ, और बरसात में जो चारा उगते हैं उसको भी पसंद करते हैं। तो इसमें ज़रूर ध्यान दे, जो जब पानी गिर जाता है तुरंत उसके बाद बकरी को ना छोड़े, पानी थोड़ा झड़ जाए पत्ते से उसके बाद छोड़ दीजिए, जिससे क्या उसका आहार संतुलित रहेगा और जो पानी खाने में मतलब उसके डाइट में कम आएगा। और दाना अगर देते हैं, दाना में बकरी में खास तरह जो खली देते हैं बकरी का दाने में, वो है ग्राउंडनट केक में जो मूंगफली वाला दाना देते हैं, और वो बहुत जल्दी फंगस पकड़ता है बरसात में, उससे अफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकता है। बकरी में ये बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बिल्कुल इसमें ध्यान दे। कोई भी खली बकरी को जब खिला रहे हैं तो उसको अच्छे से देख ले, जो उसके अंदर कोई फंगस वगैरह ग्रो ना हो, अगर हुआ है तो उसको निकाल दीजिए। उसका जो दाना बनाते हैं वो फ्रेश कोशिश करें, जो फ्रेश डेली का डेली दाना बने और बकरी को खिलाया जाए। और दाना बनने के बाद इस जगह, ऐसे जगह पे रखा जाए जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना आए, बिल्कुल सूखा रहे, उसके बाद ही बकरी को खिलाया जाए। और साथ ही में बकरी जो है, जो दाना है वो थोड़ा सा बड़े साइज का दाना पसंद करते हैं, उनको बिल्कुल डास्ट वाला दाना मत खिलाए, दलिया जैसे दाना बनाए, जिससे बकरी को खाने में भी आसान रहे और वो अच्छे से खा ले। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पानी है, क्योंकि पीने का पानी अगर स्वच्छ नहीं है तो जानवर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसीलिए बकरी जहाँ पे पानी पीता है उस नाद को हर 15 दिन में उसको अच्छे से साफ़ करे। अगर उसके अंदर एल्गी वगैरह ग्रो होता है जो हरे कलर का होता है, उसको ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दे और चूने से अच्छे से पुताई कर दे हर 15 दिन में,
उसके साथ साथ पानी को हर दिन बदल दे, डेली बदल दे, और जो बचा हुआ पानी है उससे निकाल दे नाद से, दूसरे दिन फिर से नया पानी डाले, जिससे एक जानवर को एक स्वच्छ पानी मिलता रहे और जानवर स्वस्थ रहे। यही सब बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे तो आपका बकरी स्वस्थ रहेगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अनार की खेती से लाखों की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सहाय से। कि ड्राई यानी कि शुष्क क्लाइमेट होनी चाहिए और हॉट रहनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी का जहाँ तक सवाल है, दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है। और पौधे की जहाँ तक किस्म का सवाल है, इसमें हम लोग यहाँ पे गणेश और भगवा लगाए हैं जो कि उपयुक्त मानी गई है। ऐसे इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो 5-5 मीटर पे हम लोग लगाने के लिए नॉर्मल डिस्टेंस में बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसे सघन बागवानी के रूप में लिया है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। बरसात पे भी ये खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा तो अनार खराब हो जाएगा, वैसी इसकी संभावनाएं नहीं रहती है। और हम लोग देखते हैं जो गणेश वैरायटी है और भगवा वैरायटी, ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है और ये सघन बागवानी के रूप में हम लोग लगाए हुए हैं। जैसा कि मालूम होगा कि इसको 5 से 5 मीटर के बीच की दूरी लगाई जाती है, लेकिन हम लोग इसको सघन बागवानी के रूप में कर रहे हैं। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग को ये सोचना है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है। इसकी हाइट करीब करीब 6 से 7 फीट तक रख कर उसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। और मेन स्टेम जो कि आप देख रहे होंगे कि 2 या 3 हम लोग लिए हुए हैं, ये इसके लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। और कटाई छटाई और मेन स्टेम 2 से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर मेन स्टेम्स के नीचे छोटे छोटे कल्ले आ जाएं तो उसको हटा देना है। और जो कल्ले बहुत तेज़ी से भाग रहे हों, यानी कि वो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको भी कटाई छटाई करके हटा देनी चाहिए। जैसा कि अनार में आपको मालूम होगा कि अमरूद के जैसा ही इसमें 3 फूल होते हैं, एक अम्बे बहार और एक जून जुलाई में जो कि मृग बहार कहते हैं, वो 2 फूल आते हैं। और आपको ये देखना है कि कौन सा फल हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप जानते ही होंगे कि बरसात वाले फल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो जाड़े का मौसम का फल है वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि मृग बहार जो कि जून जुलाई में फूल हो, उसको हमको प्रोत्साहित करनी चाहिए। और जो फरवरी के आसपास जो फ्लावरिंग होता है, यानी कि अम्बे बहार वाला फ्लावर को हमको डिस्करेज करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको क्वालिटी नहीं आएगा, जिसके कारण मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग जाड़े का फल लें और एक
पौधे पर करीब करीब आपको 50 से 200 के आसपास फल मिलते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि इसमें फटने की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो शुरुआती दौर में अगर फट रहा है फल तो समझिए कि उसमें बोरोन की कमी है, लेकिन परिपक्व स्थिति में अगर फट रहा है तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों फटा, और ये फटता इसलिए है कि उसमें मॉइस्चर आप मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, यानी कि पानी की व्यवस्था आप ठीक से नहीं किए हैं। इसलिए इसमें पानी जैसे ही फल पकड़ने लगे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और गर्मी के दिन में कम से कम 1 हफ्ते में 2 बार पानी की आवश्यकता होती है, और जाड़े में 1 बार भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे बड़ा विशेषता इसका ये है कि इसमें करीब करीब 50 से 200 अनार एक पौधे में आप ले सकते हैं, अगर इसकी सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो। अगर आप इसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे, ठीक से इसका रोगोपचार नहीं करेंगे, तो फिर ये 50 से 200 की आसपास नहीं दे सकेगा और इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम विभाग भारत सरकार एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए सभी किसान भाई तैयार फसलों की तुड़ाई एवं कृषि कार्यों को करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस समय कपास की फसल में मिलीबग कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजीन 25 EC 300 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसके साथ ही मित्र कीटों का संरक्षण करें। वर्तमान समय को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में पत्ती मोड़क एवं तना छेदक कीट की निगरानी करें, क्योंकि धान की फसल में वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है और इस अवस्था में तना छेदक कीट मुख्य रूप से फसल में लगता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ की दर से खेतों में लगाएं। साथ ही अधिक प्रकोप होने पर कार्बोफ्यूरान दानेदार दवा का प्रयोग करें। इस समय ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसकी रोकथाम के लिए 100 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम दवा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 200 ग्राम दवा का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इसके अलावा आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। मूंग की फसल में छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों, फलियों एवं तनों पर दिखाई पड़ने लगे हैं। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। इस समय तिल की फसल में फाइलोडी रोग का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए थायोमिथाक्साम 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रथम छिड़काव 45 दिन पर और दूसरा छिड़काव 60 दिन की फसल अवस्था पर करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरे की फसल में दीमक और सफेद लट का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरपाइरिफास दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ खेत में देवें। बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर आदि में बोरर कीट का प्रकोप हो रहा है, अतः इसकी सतत निगरानी करें एवं रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप एवं लाइट ट्रैप का उपयोग करें। जिन किसानों के यहाँ बैगन, टमाटर, मिर्च की नर्सरी तैयार हो गई है, वे रुपाई के लिए खेत तैयार कर शीघ्र रुपाई करें एवं खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू के बाग में इस समय सिट्रस कैंकर रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर वृक्षों पर छिड़काव करें। इस समय पशु बाह्य परजीवियों की अधिक चपेट में आते हैं। इनके नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन या डेल्टामिथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गौशाला में छिड़काव करें। पशुओं को घास और हरे चारे का मिश्रण खाने को दें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। डेयरी फार्म के फर्श पर चूने का पाउडर उपयोग करें। डेयरी में काम करने वाले श्रमिक मास्क एवं दस्ताने का उपयोग करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव पारी, जिला धौलपुर के विष्णु शर्मा ने आपने करेले की फसल में फल मक्खी कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार और जोहार। आज हम लोग बात करेंगे करेले में लगने वाले प्रमुख मुख्यतया फल मक्खी। उसमें मुख्य रूप से फल मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो सबसे पहले हमें कीटों का पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पहचान के हम उसका आगे कार्रवाई उस पर उसके कंट्रोल के लिए, उसके नियंत्रण के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो फल मक्खी जो होता है वो भूरे रंग की होती है, एक लाल भूरे रंग की होती है। उसका जो पंख होता है वो पारदर्शी होता है और उस पर पीले लाल रंग की धारियाँ होती है। इसका हमेशा ख्याल रखें। और वो उसका मुख्य इसके नुकसान करने का क्या तरीका है कि यह फलों को, जो खासकर जो ताज़ा अपरिपक्व फल होते हैं उस पर छेद करती है और उसके जो बीज होते हैं, जो कच्चे बीज होते हैं, उनको खाती है और उसमें नुकसान पहुंचाती है, उसमें फलों को छेद कर देती है, जिसकी वजह से उसमें कवकों का भी, विभिन्न प्रकार के अन्य भी तरह की समस्याओं का, रोगों का उसमें समस्याएं आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप यही करें कि शुरुआती दौर में क्या करें कि आप ऐसे जो फल हैं जो कि कीटों के द्वारा ग्रसित है उनको तोड़ करके, उनको हटा करके उनको कहीं जला दें या उनको कहीं दबा दें। तो शुरुआत जैसे ही हम चुनाव करते हैं बीजों का, तो वह हमेशा हम अवरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे डाइक्लोरोवास 3 ml पर लीटर के हिसाब से, नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और उसके बाद इसी तरह हम फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अंतः फसलें लगा सकते हैं। तो इमिडाक्लोरोपिड भी एक केमिकल है, ठीक है, उससे हम बीजों का शोधन कर सकते हैं। तो ये सब रासायनिक विधियाँ हैं जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जैविक विधियाँ भी हैं, जैसे मैंने बताया कि नीम का प्रयोग करना चाहिए, करंज का प्रयोग करना चाहिए। इन सब के माध्यम से बचा जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।